BMS एकेडमी में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने देखा किस प्रकार हमने बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग का प्रयोग किया, जिसमें हमने टेक्स्ट टूल का प्रयोग किया। इस सेशन में हम टेक्स्ट टूल से जुड़े हुए एडवांस यूज को देखेंगे। अब देखें, यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट टूल अवेलेबल है, लेकिन टेक्स्ट टूल का प्रयोग करने से पहले मैं यहाँ एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर लेता हूँ और फिर मैं यहाँ से एक फ्री हैंड पाथ को क्रिएट कर लेता हूँ, जो कि एक डिफ़ॉल्ट पाथ के रूप में मैं प्रयोग करना चाहता हूँ। इसी तरह से मैं यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। इसके लिए मैं कंट्रोल प्रेस करके रखता हूँ, एक परफेक्ट सर्कल मेरे पास ड्रॉ हो जाएगा। थोड़ा सा अच्छा समझने के लिए मैं इन ऑब्जेक्ट के जो बीच का फील्ड कलर है उसको हटा दूंगा कुछ देर के लिए। इसके लिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट करते हुए ऊपर की तरफ सबसे पहला ऑप्शन जो नो कलर को रिप्रेजेंट करेगा क्लिक करूँगा, तो ये जो फील्ड बॉक्स है वो खाली हो जाएगा। इसी तरह से सर्कल के ऊपर क्लिक करके मैं यहाँ से नो कलर कर देता हूँ, तो सर्कल का जो अंदर का कलर है वो भी हट गया है। मैंने यहाँ पे साइड पे दिए गए ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज को क्लोज कर दिया है ताकि मेरे पास थोड़ी सी ज़्यादा जगह हो देखने के लिए चीज़ों को। अब मैं चाहता हूँ कि इन सब के साथ टेक्स्ट टूल का प्रयोग करना। सबसे पहले टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से मैं, और यदि आप इस पाथ को देखें, जब मैं माउस को यहाँ लेके आता हूँ, इस टेक्स्ट आइकॉन को जब मैं इसके साथ अटैच करता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एज का ऑप्शन अवेलेबल है। अगर मैं इस पर क्लिक कर दूँ तो आप देखेंगे कर्सर जो है इस पाथ के साथ अलाइन हो गया है। अगर मैं यहाँ कुछ टाइप करूं, जैसे कि मैं यहाँ कुछ टाइप करना चाहता हूं, अब देखेंगे जैसे जैसे मैं टाइप कर रहा हूं वैसे वैसे ये कैरेक्टर्स जो हैं ये इस पाथ के साथ टाइप हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे तो कितनी आसानी से मैंने टेक्स्ट को टाइप किया है पाथ के साथ। ये सबसे बेहतर फीचर है जो कोल्ड्रा में टेक्स्ट के साथ जुड़ा हुआ है। इसी तरह से मैं ना केवल इस पाथ के साथ बल्कि दूसरे किसी शेप के साथ भी प्रयोग कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे एज पे क्लिक कर देता हूँ, आप एज के साथ ही यहाँ पे इस रेक्टेंगल पे टाइप करना शुरू कर सकते हैं। अब जैसे जैसे मैंने टाइप करना शुरू किया है उसने अपने आप को उस पर्टिकुलर पाथ के साथ अलाइन किया है। रेक्टेंगुलर है तो उसने रेक्टेंगुलर शेप में उसको अपने साथ एडजस्ट कर लिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है टेक्स्ट टूल में। मैं यहाँ से इसे एस्केप करके फाइनलाइज कर देता हूँ और यहाँ से मैं पिक टूल का प्रयोग करके इसे डिलीट भी कर सकता हूँ। ये रही बात हमारे पास पाथ के साथ टाइप करने की। इसके अतिरिक्त आप चाहें तो किसी शेप के अंदर भी टाइप कर सकते हैं। यहाँ मैं एक दो टिपिकल शेप्स ले लेता हूँ। इसके लिए यहाँ से मैं बेसिक शेप्स में जाकर मान लीजिए ये एक शेप डिफाइन कर लेता हूँ और इसका अंदर का जो कलर है वो हटा देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। आप अंदर का कलर रख भी सकते हैं, लेकिन अभी कलर ना होने से हमें थोड़ा सा क्लैरिटी से क्लियर होगा कि हम क्या टाइप करते हैं और किस तरह से उसका प्रयोग होगा। अब मैं टेक्स्ट टूल को फिर से सिलेक्ट करता हूँ। अब की बार यदि आप देखें एज को सिलेक्ट ना करके मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ तो ये रेक्टेंगुलर डॉटेड एक निशान आपके पास है, ये टेक्स्ट एरिया का निशान है। अगर मैं क्लिक कर दूं तो आपकी शेप में एक टेक्स्ट एरिया देखिए यहाँ बन गया है। अब जो कुछ भी आप टाइप करेंगे इस टेक्स्ट एरिया के अंदर ही टाइप होगा। एक्चुअली जब हम क्लिक करते हैं तो जो शेप रहती है उसके अकॉर्डिंग ही टेक्स्ट एरिया अपने आप को मॉडिफाई करता है। क्योंकि ये रेक्टेंगुलर शेप थी तो टेक्स्ट एरिया जो है वो रेक्टेंगुलर एरिया में क्रिएट हुआ है। मैं यहाँ कुछ भी टाइप कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट टाइप कर दिया है। हालांकि मैं इस टेक्स्ट को भी यहाँ से हटा देता हूँ और मेरे पास कुछ टेक्स्ट क्लिपबोर्ड पे है, अर्थात मैंने कुछ कॉपी किया हुआ है, उसको पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल V के साथ। यहाँ पे देखें मैंने कुछ टेक्स्ट को पेस्ट कर दिया है, तो इस टेक्स्ट ने उसी टेक्स्ट एरिया में अपने आप को बाइंड किया है, अर्थात उसी टेक्स्ट एरिया में इस टेक्स्ट को शो किया गया है। अब मैं इसके साथ वही सारे बेसिक ऑपरेशन कर सकता हूँ जो नॉर्मल टेक्स्ट में किए जाते हैं। जैसे कि मैं इसका साइज सेट कर सकता हूँ। मैं इसका साइज छोटा कर देता हूँ।
अब देखिए जैसे मैं साइज छोटा करता हूँ, जो मैंने सेलेक्ट किया था, जो मेरे उस वक्त मेरे पास रेक्टेंगुलर बॉक्स में दिखाई दे रहा था, मैंने वो सिलेक्ट किया था। जब टेक्स्ट छोटा हो जाता है तो आप देखेंगे वो टेक्स्ट जो उस बॉक्स में पूरा नहीं आया था वो नीचे की तरफ था, लेकिन उस वक्त दिखाई नहीं दे रहा था। तो इस तरह से मैं इनको दोबारा सेलेक्ट करके फिर से एक पर्टिकुलर साइज पे डिफाइन कर सकता हूँ। अब देखें उसके नीचे भी थोड़ा सा टेक्स्ट था, मैं इसको भी सही कर लेता हूँ। तो इस तरह से आप चाहे तो टेक्स्ट को वर्कआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इन पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो कंट्रोल ए प्रेस कर देता हूँ, ताकि बार बार मुझे इस तरह से एक एक टेक्स्ट लाइन को सिलेक्ट ना करना पड़े। और यहाँ मैं सबका साइज 6 कर देता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास ये टेक्स्ट अवेलेबल है और ये जो एक्स्ट्रा टेक्स्ट है इसको भी मैं कंट्रोल ए करते हुए सिलेक्ट कर लेता हूँ फिर से, और यहाँ इसका जो साइज़ है वो 6 कर देता हूँ। अब हमारे पास लगभग सारा टेक्स्ट सिलेक्शन में आ गया है और प्रॉपर्ली यहाँ पे अवेलेबल है। अब यदि यहाँ पे देखें तो टेक्स्ट को इस रेक्टेंगुलर बॉक्स की शेप में ही दिखाया गया है, क्योंकि टेक्स्ट एरिया भी उसी शेप को फॉलो कर रहा है। अब हमारे पास यहाँ ऊपर की तरफ, जैसे हमने पिछले सेक्शन में देखा था कि हमारे पास अलाइनमेंट के टूल अवेलेबल थे। नन का मतलब है कि अलाइनमेंट बिल्कुल नहीं है जैसा अभी है। लेफ्ट का मतलब लेफ्ट साइड अलाइनमेंट, अर्थात सारा टेक्स्ट लेफ्ट की तरफ रहेगा। सेंटर टेक्स्ट बीच में रहेगा। अब आप देखें यहाँ पे अलाइनमेंट का आप जो प्रैक्टिकल एग्जांपल है वो देख सकते हैं। इस तरह से मैं राइट कर सकता हूँ, टेक्स्ट राइट साइड की तरफ रहेगा। मैं फुल जस्टिफाई कर सकता हूँ, तो टेक्स्ट को, क्योंकि यहाँ से सिलेक्शन हट गया है, मुझे दोबारा सेलेक्ट करना ज़रूरी है, मैं दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से फुल जस्टिफाई करता हूँ। तो आप देखेंगे कि टेक्स्ट को दोनों तरफ से, दोनों सिरों से बराबर रखने की कोशिश की गई है फुल जस्टिफाई से। अगर मैं फोर्स जस्टिफाई करूं तो अगर किसी कारण से टेक्स्ट पूरा नहीं भी आ पा रहा तो फोर्स जस्टिफाइज उसे पूरा करने की कोशिश करेगा, चाहे इसके लिए उसे टेक्स्ट के बीच का स्पेसेस भी क्यों ना बढ़ाना पड़े। मैं क्लिक कर देता हूं तो आप देखेंगे उसका स्पेस जो है वर्कआउट कर लिया गया है। तो इस तरह से आप टेक्स्ट का प्रयोग कर सकते हैं। फाइनली आप कलर का प्रयोग करें, जिस कलर का प्रयोग करना चाहते हैं वो टेक्स्ट के साथ करके आप टेक्स्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। ये ना केवल रेक्टेंगुलर शेप तक लिमिटेड है, ये हर किसी शेप में आप इसको डिफाइन कर सकते हैं टेक्स्ट एरिया के साथ। मैं फिर से टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेता हूं। जब मैं इसे इस शेप पे लेके आता हूं तो आप देखें माउस को अगर आप बाउंड्री लाइन, आउटलाइन पे रखें तो एज का ऑप्शन आता है, लेकिन थोड़ा सा अंदर की तरफ ले आएं तो टेक्स्ट एरिया का ऑप्शन आता है। मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। मेरे पास पहले से पिछले वाला टेक्स्ट कॉपीड है तो मैं उसको फिर से कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देता हूँ। आप देखेंगे कि जो टेक्स्ट एरिया है उसने अपने आप को इस शेप के अकॉर्डिंग सेट कर लिया है, और जैसे ही मैं इसे पेस्ट करता हूं मेरे पास वो सारा टेक्स्ट इस शेप के अकॉर्डिंग डिफाइन हो गया है। फिर से वही बेसिक ऑपरेशन आप आसानी से कर सकते हैं और अपने टेक्स्ट की सेटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ सबसे अच्छी बात है कि आपको टेक्स्ट की सेटिंग के लिए किसी भी तरह के एक्सटर्नल सोर्सेज की ज़रूरत नहीं रहती। आपको केवल क्लिक करना है और क्लिक करने भर से आप चाहे तो पाथ या एज पे टेक्स्ट को दे दें, सेट कर दें, और चाहे तो उस पर्टिकुलर शेप के अंदर किसी पर्टिकुलर डिज़ाइन में उसको सेट कर दें। इसके अतिरिक्त टेक्स्ट में एक इम्पोर्टेंट यूज़ और भी रहता है। मैं इस तरह यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और कुछ टाइप करता हूँ। यहाँ पे मैंने issstworld.com टाइप किया है और यहाँ पे मैं थोड़ा सा टेक्स्ट साइज बड़ा कर लेता हूँ। टेक्स्ट को फाइनलाइज करने के पश्चात मैं पिक टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ। शॉर्टकट के रूप में आप स्पेस बार का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु यदि टेक्स्ट के अंदर आप शॉर्टकट में स्पेस बार का प्रयोग करते हैं तो उसको एज अ स्पेस माना जाएगा। तो इसलिए आप पिक टूल को सिलेक्ट करें और यहाँ पे यदि आप देखें तो ये मेरे पास सिलेक्ट हो चुका है। मैं इसे मूव कर सकता हूँ कहीं भी। अब मैं प्लस का निशान दबा देता हूँ कोलड्रा में। जैसे आप प्लस दबाते हैं आपके पास इसका एक डुप्लीकेट तैयार हो जाएगा। आप यदि एक टेक्स्ट को ऊपर करें तो आपको नीचे की तरफ दूसरा टेक्स्ट भी दिखाई देगा, कुछ इस तरह से। मैं वापस इसको इसकी बेसिक पोजीशन में ले आया हूँ। यहाँ पे दो issstworld.com के नाम से टेक्स्ट अवेलेबल हैं। पहले वाले का मैं कलर चेंज कर देता हूँ। देखेंगे दूसरे का कलर आपको पीछे की तरफ से दिखाई दे रहा है, जो कि डिफ़ॉल्ट रूप में ब्लैक है। तो इस तरह से आप देखें तो एक शेडो का इफेक्ट पीछे की तरफ दिखाई दे रहा है दूसरे टेक्स्ट से। और यहाँ यदि मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे करूँ तो आप देखेंगे क्लियरली वो टेक्स्ट नीचे वाला आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। थोड़ा जूम करके देखते हैं इसे, तो आप देखेंगे कि जो टेक्स्ट है उसके पीछे एक शेडो इफेक्ट अवेलेबल हुआ है। तो इस तरह के कुछ इफेक्ट्स आप डायरेक्टली टेक्स्ट के साथ देख सकते हैं। हालांकि
शेडोज देने के लिए आपके पास काफ़ी सारे टूल्स अवेलेबल हैं CorelDRAW में, जिनको हम अगले सेशंस में भी देखेंगे। तो इस सेशन में हमने सीखा कि हम टेक्स्ट को किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, किस प्रकार एक पर्टिकुलर इमेज के एज पे उसे टाइप कर सकते हैं या उस पर्टिकुलर इमेज के अंदर या शेप के अंदर उसे टेक्स्ट एरिया में टाइप कर सकते हैं, या किस प्रकार आसानी से शेडो टेक्स्ट क्रिएट कर सकते हैं टेक्स्ट को डुप्लीकेट करके। धन्यवाद।